प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक ऐतिहासिक कीर्तिमान दर्ज हुआ है आपका। और ये कीर्तिमान को लेकर के कई सारे कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इसको लेकर के मैसेज आए थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कन्फ्यूज़न को लेकर के आप लोगों से विस्तार में बात करूँ, डिस्कस करूँ। और देखो, सबसे पहला मुद्दा ये है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सबसे ज़्यादा कार्यकाल कैसे हुआ, क्योंकि अभी नेहरू जी का कार्यकाल जो है और इसको लेकर के कार्यकाल, तो यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, ये निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से, ठीक है, यहाँ पे शब्द है निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं अभी। यहाँ पे टर्म्स है निर्वाचित, नहीं लगातार तो नेहरू भी रहे हैं। वो अलग, उसको अभी बाद में, अभी इंदिरा गांधी तक नहीं आई है। इंदिरा गांधी वाले में नहीं आएंगे अभी, अभी सिर्फ नेहरू जी को समझते हैं। हाँ बस समझ गया, अभी एक दो कन्फ्यूज़न और बड़ा हो गया आप, ठीक है, वहाँ तक नहीं ले जाएंगे। निर्वाचित और मनोनीत, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। निर्वाचित का मतलब ये है कि जब चुनाव हुए हों देश में, और देश में चुनाव कब से चालू हुए हैं? 1951-52 में देश में पहली बार चुनाव हुए हैं आपके, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए हैं। और जब पहली बार इलेक्शन आपके हुए हैं, उसके बाद नेहरू का कार्यकाल जितना था, ठीक है, वो निर्वाचित कार्यकाल के अंतर्गत आता। उसके पहले भी नेहरू थे क्या? उसके पहले कब थे? 1947 में, जैसे ही देश आजाद हुआ है, पहले तो अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार कब बनी? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी। इसमें पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे नेहरू, पहले उपाध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। इसके बाद जब देश में 15 अगस्त 1947, उसके पहले 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं। पहली घटना में क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तब हैसियत उनकी क्या थी? उपाध्यक्ष की थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे उस समय? वायसराय थे। दूसरी बैठक जब हुई, दूसरी बैठक में यहाँ पे ये था कि पहले सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, फिर 2 दिन बाद जो है राजेंद्र प्रसाद बन गए। ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव भी जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे कि संविधान का क्या प्रपोजल होगा, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो ये संविधान सभा आपकी अस्थायी संसद बन गई। ये अस्थायी संसद मतलब जिसके पास संप्रभुता थी, लेकिन ये सब कुछ कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसको पावर मिल रही थी, ठीक है। और जब ये 1947 में वायसराय, तब भी पद था आपका, है ना, वायसराय का पद लॉर्ड माउंटबेटन तब भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री का पद जो है पहली बार क्रिएट हुआ और प्रधानमंत्री के पद पे जवाहरलाल नेहरू को लेकर के आया गया। तो पहले जो थे वो नॉमिनेटेड थे। 15 अगस्त 1947 के देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक प्रधानमंत्री रहे। अंतरिम सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री के तौर पे थे। देश की जनता ने सीधे मतदान के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था, इसलिए उस टाइम पीरियड को हम यहां पर अभी माइनस करते हैं। यदि हम सबसे लंबा कार्यकाल लगातार देखें तो अभी भी नेहरू जी का ही है, लेकिन यदि हम एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखें तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जो है अलग हो जाएगा। कब चुने गए पहली बार? 26 मई 2014, ऐतिहासिक दिन। मुझे याद है उस समय मैं ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएट हो रहा था, देश में सत्ता परिवर्तन की स्थिति थी, है ना। लगातार उस समय मोदी जी के भाषण सुनते थे हम, हर जगह, अभी भी सुनते हैं। तो 26 मई 2014 को पहली बार जो है इनका पहला कार्यकाल का शुरुआत हुआ। तब से लेकर आज तक बिना किसी ब्रेक लगाए लगातार कंटिन्यूअस टोटल दिन हो चुके हैं 4399। ये 10 जून का तक का डेटा है। लगातार अब ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, अभी रहेंगे, अभी तो कार्यकाल लंबा है, अभी रहेंगे, अभी नेहरू जी का, है ना। तो 10 जून 2026 को उनके दफ्तर ने, पीएमओ ने 4399 डेज आपके कंप्लीट किए हैं। इस हिसाब से नेहरू जी के कार्यकाल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। लेकिन यदि उस आधार पे देखें 1947 से काउंट करें तो शायद नहीं, ठीक है। नेहरू जी 13 मई 1952 को पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे भारत के, और उनका जो
पद में रहते हुए ही उनका जो है मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 तक, अपने निधन तक पद पर रहे वो। ठीक है, उनका टाइम पीरियड टोटल निर्वाचित का था 4398। एक तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं केवल इसको इतना तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। एक बात हो सकती है न्यूज़ बता के आगे हट जाओ, मैं आपको थोड़ा सा डीप लेकर के जाना चाहता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ अभी तक 12 सालों में, और क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। थोड़ा ये जब आपके अंदर विजन आ जाएगा कि पहले आप बता दो क्या बात करनी है। हाँ, जो अभी तक हुआ एक बार वो देख लेते हैं, जो होना चाहिए था वो देख लेते हैं, और जो चैलेंजेज हैं इंडिया की, अभी इंडिया कहाँ पे खड़ा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तीनों नजरिए से देख लेते हैं। ये आपका इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक का आपका एक सेगमेंट है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मोदी इरा, ये समझ लीजिए कि मोदी जी के टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ, उससे जोड़ करके भी आप इसको अपडेटेड कंटेंट के तौर पे देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या क्या हुआ। ठीक है, टॉप 3 सबसे ज्यादा जिनका कार्यकाल रहा, पहले रहे नरेंद्र मोदी, अभी हो गए हैं निर्वाचित में। दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और यदि हम ओवरऑल देखें सारा कुछ कार्यकाल, तो अभी भी नेहरू हैं। नेहरू जी का टोटल टाइम पीरियड 6130 था आपका, यानी कि लगभग 16 साल 286 दिन आपके रहे नेहरू जी, यदि सारा कार्यकाल जोड़ लेते हैं। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने 15 साल 350 दिन, बीच बीच में ब्रेक है उनका, गवर्नमेंट ब्रेक हुई है। तीसरे नंबर पे मोदी जी आते हैं, उस हिसाब से टोटल 12 वर्ष से अधिक समय काल इनका हो गया। तो अभी थर्ड नंबर पे ओवरऑल है, बाकी नंबर 1 पे पहुंचे हैं। अब क्या क्या हुआ मोदी जी के टाइम पीरियड पे बताइए। अभी मैं विश्व के भी कुछ नेता आपको बता दूंगा कि वर्ल्ड के भी कुछ लीडर ऐसे हैं। ठीक है, इंडिया लेवल में नहीं, वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके नाम पे कुछ रिकॉर्ड हैं। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कौन होगा वर्ल्ड में जो सबसे लंबे समय काल तक राष्ट्राध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा हुआ होगा? हम कुर्सी से नहीं उतरेंगे। हाँ, तो जिएंगे अभी, लेकिन अभी नंबर 1 पहुंचने में उसे टाइम लगेगा। ठीक है, मैं तो हो सकता है आने वाले समय पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति की कुर्सी भी देखें, ऐसा भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है, हैं? देश के लिए अच्छे हैं तो आगे भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 यदि वैश्विक स्तर पे देखें तो एक तो पुतिन का कार्यकाल हो चुका है 26 साल। 1999 में पहले राष्ट्रपति बने थे, ये कार्यवाहक बनाए गए थे टेम्परेरी, तब से लेके आज तक उतरे नहीं हैं। ठीक है, तुर्की में एक पर्सन बैठे हुए हैं जिनका नाम है तैयब एर्दोगन, तुर्की में, उनका भी 23 साल का कार्यकाल हो चुका है। 2003 में बने थे, अभी तक शायद 2014 तक। हाँ, ठीक है, इसके बाद अलग अलग बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी आपके 17 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। एक आपके हंगरी के हैं जिनका नाम है विक्टर अर्बोन, वो भी 20 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड पे हैं। तो अलग अलग हैं। अब चलिए आइए, हमें जो मेन डिस्कस करना है कि एक्चुअल में इस 12 साल में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कार्यकाल में क्या क्या हुआ, अलग अलग सेगमेंट पे बांट करके इसको देखते हैं। क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, और क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के। अभी मैं शुरुआत किससे करूं बताओ? चैलेंजेस से करें कि अभी हमारी क्या स्थिति है, या इससे करें क्या क्या उपलब्धियां रहीं? अच्छे मीठा से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, क्या क्या उपलब्धियां थी, अलग अलग सेक्टर वाइज आप लिखते हुए चलना। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं, सब पे नहीं जाएंगे, कुछ बड़े काम जो किए हैं, ब्लंडर जहाँ पे बड़े लेवल पे हुए हैं, अच्छे काम जिसको कह सकते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ है, क्या सुधार हुए, क्या परफॉर्मेंस हुए, क्या परिवर्तन हुए, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस आधार पे एक बार इनको देखते हैं। एक तो इकोनॉमी के डायरेक्शन पे क्या क्या हुआ, आर्थिक के दौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा, बताओ क्या क्या हुआ इकोनॉमी में। वित्तीय समावेशन, वेरी गुड, पहला टर्म्स लिखिए वित्तीय समावेशन। कभी भी आपको ये कार्यकाल आएगा, देखो इससे क्वेश्चन पूछता है। पहला हुआ वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन में कई सारी चीजें हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन में कई चीजें, एक तो यूपीआई क्रांति आई। आप देखिए आज के टाइम पे, पहले 2014 के टाइम पे इतना आसान नहीं था डिजिटलाइजेशन। एक जैम त्रयी का कॉन्सेप्ट आया आपका, जनधन, आधार और मोबाइल, तीनों को जोड़ा गया। लगभग वर्तमान में अभी यदि हम देखें, जो इन्होंने बोला जनधन अकाउंट, 58 करोड़ लोगों के जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए पूरे गांव गांव में जा जा। तो जनधन डाल दीजिए, जैम त्रयी डाल दीजिए। ठीक है, एक और काम हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते पे जाने लग गया, ठीक है, बिचौलिए खत्म हो गए इससे, ठीक है। यूपी, हाँ, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, वेरी गुड, हाँ, उसी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया, बहुत सारे इंडिया के कार्यक्रम चालू हुए। हाँ, लिख सकते हो पॉइंट, आपको वैसे पता भी है जनरली, लेकिन अब जो मैं चीजें बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2017 में जीएसटी आया, पूरे टैक्स को एकीकृत किया गया, इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बना जीएसटी। अभी आपने देखा गवर्नमेंट ने बीच में जीएसटी उत्सव मनाया था, 28% और 12% की स्लैब को खत्म कर दिया गया, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स, 17 से अधिक इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम क्रिएट किया गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में ही है आपका, ठीक है। इसके अलावा और गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस पे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। हाँ, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट ने अभी नई परिभाषाएं भी बजट में है, तो एमएसएमई के संदर्भ में बहुत काम हुए, ठीक है। नए स्टार्टअप डेवलप हुए भारत में, बहुत सारे नए, जो स्टार्टअप इंडिया क्रांति हुई, बहुत सारे स्टार्टअप, 2014 में बहुत कम स्टार्टअप थे, आज लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में हैं। 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, स्टार्टअप समझते हैं। अभी यूनिकॉर्न की बात नहीं कर रहे, यूनिकॉर्न का मतलब है किसी कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर हो जाना यूनिकॉर्न है, ठीक है। स्टार्टअप मतलब एक कल्चर क्रिएट हुआ हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर, ठीक है, वो इकोनॉमी के क्षेत्र में आज के टाइम पे 2.5 लाख से ज़्यादा एडटेक से लेकर फिनटेक से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में नए लोग निकल के आए जिन्होंने स्टार्टअप कल्चर को जन्म दिया, जिससे नया रोजगार सृजन हुआ। ये भी इस सरकार की एक बड़ी देन है। डिमोनेटाइजेशन वित्तीय समावेशन में डाल सकते हैं, या फिर उसको अभी उसको अलग नज़रिए से देखेंगे, अभी उस पर मैं यहाँ पे नोटबंदी को कई नज़रिए से देखा जा सकता है। क्या क्या नज़रिए हो सकते हैं नोटबंदी के, एक तो ये जो दिखाया गया है कि भाई जाली मुद्रा है ना, जाली मुद्रा का प्रवाह हो रहा था, उस प्रवाह को ख़त्म करने के लिए टेरर फंडिंग को लेकर के, हाँ नहीं, ये मैं मतलब ये तो ऐसा नहीं है, खाते खुलवाने की तेजी के लिए देश की मुद्रा बंद करना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे रिस्की चीज है। ये कह सकते हैं सपोर्ट मिला, इससे लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए। लेकिन आप देखो ना, ये वाली जो योजना थी, नोटबंदी को बंद किया गया, मेरा मानना यह है, यदि मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दूं, इससे पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। बता दो कुछ हुआ हो तो। पब्लिक का बेनिफिट ना हो करके बैंकों का बेनिफिट बहुत हो चुका है। आज आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है पूरा, है ज्यादातर लोगों का बैंक में नोटबंदी के बाद रखा गया है। बैंकों ने उसके बाद जो अपने चार्जेस बढ़ाए हैं, आज आप देखिए इतने सारे चार्जेस हो चुके हैं, बैंकों की बहुत दादागिरी बढ़ चुकी है। बैंकों में जितना पैसा पहुंचा, और देखिए सेविंग अकाउंट का जो आपका ब्याज होता, रिटर्न होता, वो लगातार कम होता जा रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव हुआ, सब कुछ हुआ, सारी चीजें, लेकिन उसका डिमेरिट, उसका नुकसान, उसकी भरपाई आम जनता भी भुगत रही है। तो नोटबंदी के दोनों मिले जुले प्रभाव हैं। नोटबंदी को हम उपलब्धि में नहीं गिनेंगे गवर्नमेंट की, कहाँ गिनेंगे बताएंगे, ठीक है, आएंगे। अभी तो मैं इकोनॉमी के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप क्रांति हो गया, जीएसटी आ गया, कारपोरेट टैक्स कम किया गया, इस तरीके के काफी टैक्स रिफॉर्म, एक शब्द लिख सकते हो आप कि टैक्स सुधार के काम किए गए सरकार के द्वारा। जैसे इन्होंने बताया वित्तीय समावेशन, है ना, बहुत सारी फिनटेक कंपनियां आ गई। आप देखिए पेटीएम जैसी कंपनियां, फ़ोनपे जैसी कंपनियां आपके लिए बहुत आम हो गई, सब इसी टाइम पे हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीआई क्रांति, आज यूपीआई इंटरनेशनल लेवल में पहुंच चुका है ना, अभी नेपाल ने भी यूपीआई एक्सेप्ट किया है आपका। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ इसी टाइम पे हुआ। 12 साल में क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना है, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ हाईवेज वगैरह बनते हुए दिख रहे हैं। पूरे देश में एक हाईवे नेटवर्क डेवलप हुआ बड़े लेवल पे। 2014 में हाईवे टोटल जो मतलब हमारे पास जो राजमार्गों की लंबाई थी 2014 तक, देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक कितनी थी, मात्र 91,287 किलोमीटर। लेकिन अभी हो चुकी है वही जाकर के 1.5 लाख किलोमीटर। 1.5 लाख किलोमीटर मतलब आप सोचिए, जितना देश की आज़ादी के बाद हाईवे बने, उससे ज़्यादा हाईवे, उससे गति स्पीड में हाईवे अभी बनाया गया। एक्सप्रेसवेज की संख्या बढ़ी है बहुत तेजी। पर डे 35 किलोमीटर रोड नई बनती है हाईवे में। पर डे का डेटा ये जो है मंत्रालय का, कि पर डे 35 किलोमीटर डेली नई रोड का निर्माण हो रहा है नेशनल हाईवे के तौर पे।
तो एक तो ये काम हुआ है, मतलब बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे राजमार्ग बनाए गए हैं, नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, पहली बात ये क्लियर है। दूसरी बात, विमानन क्षेत्र में आम आदमी भी उड़ान योजना चालू की गई, ठीक है। उड़ान योजना में ज़्यादातर एयरपोर्ट आपके जोड़े गए, नए एयरपोर्ट बनाए गए, टोटल 157 से अधिक जो है आपके एयरपोर्ट हैं जहाँ पे उड़ान योजना है। पर उड़ान योजना देखो एक्चुअल में धरातल में कैसी है, जब आप कभी एयर का टिकट करोगे तब आपको पता चलेगा। कोई 2,500-3,000 रुपये में टिकट आपको मिलने वाली है नहीं, मिलती तब है देखो उसमें फ्लेक्सिबल टिकट का बात है ना। हाँ ये जरूर है 4,000-5,000 रुपये में उड़ जाओगे, 4,000-5,000 रुपये का टिकट है। यदि आपको यहाँ से पटना जाना है, यहाँ से आपको इंदौर जाना है, जयपुर जाना है, केरल जाना है, लेकिन वो फिर एक बार टिकट हो गया उसके बाद फिर लौटना होगा तो हो सकता है 8,000-12,000 का पड़ जाए। हाँ उसका अलग ही काम है, फ्लेक्सिबल है वो, आप पता नहीं अभी कुछ दिखा रहा है बाद में कुछ और दिखा रहा है। तो जब टिकट कराओगे तब आप समझो कि उड़ान योजना कितना बेनिफिट वाली हुई है। 2,500 का टिकट तो आज तक नहीं मिला मुझे, ठीक है। इसके बाद रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ है, बहुत सारी आप देख रहे हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेनें वगैरह आई हैं आपकी, वंदे भारत, अमृत भारत, है ना, रीजनल रेलवे ट्रेन, कितनी सारी हाई स्पीड ट्रेनें आई, बुलेट ट्रेन की बात भी चल रही है अभी। तो मल्टीपल रेलवे के आधुनिकीकरण में भी गवर्नमेंट ने खूब काम किया। इसके बाद गवर्नमेंट ने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह बहुत सारे बने अभी आपके, बंदरगाह, पोर्ट आधुनिकीकरण, है ना, बहुत सारे ये भी काम आपका हुआ। तो मतलब ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन पे काम बहुत हुआ, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो रेलवे मार्ग हो, चाहे वो आपके हाईवेज हो, चाहे वो आपका समुद्री इंफ्रा हो, सारा इंफ्रा मिला करके, ठीक है, क्लियर है, कट है, ठीक है। आगे गरीबों के लिए क्या किया इस सरकार ने, बहुत कम काम किया। ज़्यादातर जितनी योजनाएं आई हैं वो योजनाएं कारपोरेट के लिए ज़्यादा दिखी, गरीबों में कुछ योजनाएं, जैसे इन्होंने एक योजना बताई आयुष्मान भारत, जो एक आम आदमी भी मतलब उससे प्रभावित हो सकता है। बाकी और जाके जितनी योजनाएं आप देख लेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो गरीबों से कम बैंकों की ज़्यादा अच्छी योजना थी, बैंकों का बेनिफिट हुआ, बैंकों का कारपोरेट और ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहा। भाई पैसा कहाँ पहुँचा, बैंकों के पास। एक योजना जो मुझे समझ में आई वो है आयुष्मान भारत योजना, जहाँ पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, लेकिन उसमें भी जो पैरामीटर है ना कार्ड बनने के, आप में से किसी घर का बना है कार्ड, कैसे हाँ 6 लोग होना चाहिए एक परिवार में, हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारे 4 पे कार्ड बन रहा है, नहीं बन रहा 6 लोगों पे, 4 पे नहीं बन रहा ना, हम दो हमारे 4 पे बन रहा है, 4 2 6, 6 पे ही तो हुआ, राशन कार्ड पे 6 नाम होने चाहिए। तो एक तो ये एक थोड़ा सा इस योजना में डिमेरिट है, बहुत सारे लोग जो मोटिवेट हो चुके थे हम दो हमारे दो से, उनको लगा यार समय रहते 2 और होते तो 6 पे बन जाता, ठीक है। लेकिन हेल्थ वाला जो मामला है वो आयुष्मान योजना सराहनीय है, बिल्कुल सराहनीय है, ठीक है। एक तो आयुष्मान भारत योजना, दूसरा एक और योजना जो गरीबों के लिए लग रही है वो है पीएम आवास योजना, वो भी आम लोगों को सब्सिडी मिली उससे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने 4 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बनाए। एक योजना और जो मुझे लग रही है वो है उज्ज्वला योजना, महिलाओं के पास, लेकिन सिलेंडर जो हालत अभी है उज्ज्वला योजना में। एक जल जीवन मिशन भी बना था, है ना, जल जीवन मिशन में हर घर जल पहुंचाने का, वो भी उसको भी जोड़ सकते हैं। हाँ खाद्य सुरक्षा, जल जीवन मिशन अभी चल रहा है, बिल्कुल ये भी लिख लो आप राशन वाले को, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा पे गवर्नमेंट ने खूब राशन दिया, 35 किलो पर परिवार, कितना है मतलब एक आदमी पे 5 किलो, और घर पे हुए यदि 5 लोग तो 25 किलो। आप लोग गांव में रहते हो तो राशन लेने जाते हो, नहीं जाते? नहीं जाते, कौन जाता है घर पे? पिताजी? अच्छा पिताजी जाओ, में मिल ही नहीं रहा राशन। राशन किसी को मिलता है? मिलता है तो कौन लाता है? पापा जाते हैं। हाँ ठीक हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत उसमें जो लूट चल रही थी वो अलग लेवल की चल रही थी, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक हाँ स्वच्छ भारत मिशन, ये भी आम आदमी की एक मानसिकता दृष्टिकोण बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया गया इसमें।
कुछ इस राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत काम किए गए हैं इस पूरे 12 साल में, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। एक तो नक्सलवाद खत्म हो गया देश से, जमीन पे खत्म हुआ है कि किताब पे, लेकिन किताब पे तो हो चुका है, कागजों पे हो चुका है। गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि नक्सलवाद देश से खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 370, इसको भी आप लिख सकते हैं, 370 35 से सब हटा दिए गए। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी देखने को मिली है, सरकार ने कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है, ये सारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं। धुरंधर जैसी मूवियाँ भी आई हैं, है ना, धुरंधर भी लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत अब रक्षा उपकरण भारत में बनने लग गए हैं, तो DRDO और HAL इन सब का जो है काफ़ी ज़्यादा हमने काम किया, तो रक्षा आत्मनिर्भरता लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमने अभी कई सारे जैसे तेजस, ठीक है, INS विक्रांत हो गया आपका, ब्रह्मोस हो गया आपका, ये सब हम बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं दूसरे बड़ी बाज़ारों पे। इसके अलावा सामाजिक सुधार पे क्या हुआ? सामाजिक सुधार पे एक तो हम कानून लेकर आए लेकिन पारित नहीं करा पाए, लेकिन लिख कर आए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया इस कानून के तहत, ये हम लेकर आए थे। एक हम लेकर आए ट्रिपल तलाक का मुद्दा। ट्रिपल तलाक में क्या हुआ? तलाक को कानूनन अपराध घोषित किया गया, ट्रिपल तलाक को। उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत। तो उसमें तलाक बिद्दत शायद आपका पूरा का पूरा इल्लीगल घोषित किया गया, ठीक है। इसके बाद कुछ सांस्कृतिक गौरव जैसे काम भी हुए हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण करना, है ना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया। केदारनाथ बद्रीनाथ धामों में, चारों धामों पे अभी कुछ दिन बाद ट्रेन से भी आप सफ़र कर पाओगे, लगातार सुरंग वगैरह हो रही हैं, ठीक है। दुनिया भर से प्राचीन जितनी ऐतिहासिक सामग्री है उसको भारत लेकर के आ रहे हैं हम। सबरीमाला मंदिर, हाँ उसको भी लिख सकते हो, वो तो न्यायिक सुधार हो गया, न्यायपालिका ने वो कदम लिया, स्टेप किया, ठीक है। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि इस सरकार ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है। आप लोग कभी भी कोई डिबेट करें, बहस करें, कुछ भी कहें तो आपके पास पता हो। अभी मैं डिमेरिट पे भी आने वाला हूँ कि क्या होना चाहिए था। इसके अलावा विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में, जैसे कि अंतरिक्ष में इसरो ने चंद्रयान-3, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दक्षिणी ध्रुव में फर्स्ट अटेम्प्ट में लैंडिंग हुई है वहाँ पे, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, याद रखिएगा, मानव इतिहास में गगनयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन। अभी आने वाला मिशन है गगनयान में हम ह्यूमन को भेज रहे हैं अंतरिक्ष में। इसके अलावा विदेश नीति के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या उपलब्धि हुई है? भारत एक ग्लोबल लीडर बना है, ग्लोबल साउथ लीडर बना है। हमने G20, 18वां G20 यहाँ पर आयोजित हुआ भारत में, तो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे भी भारत की चमक थोड़ा सा दिखाई देती। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूम चुके हैं, ठीक है। तो एक वैश्विक मित्र के तौर पे भारत बन के उभरा है, ये भी आप कह सकते हैं, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। एक आर्थिक उपलब्धि और भी लिख लो, आप लिख नहीं रहे हो लेकिन लिख लो, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गए हम। 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गए। अभी बीच में थोड़ा सा लुढ़के थे, फिर से चौथी में आ चुके हैं अगेन। उद्योगपतियों की संख्या बढ़ चुकी है, अमेरिका की तर्ज में यहाँ भी खूब पैसा जो है, उद्योगपतियों का पैसा डबल ट्रिपल हुआ है। वो सब बातें नहीं करनी है हमें प्रेस सूचकांक इंडेक्स में 157, वो सब बातें नहीं करनी है यहाँ पे। अभी हम अच्छाइयाँ लिख रहे हैं, आप वो तो, हाँ इंडेक्सों की बात नहीं करेंगे अभी। अभी तो हम अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, अभी बुरी बुरी बातों में भी आएंगे, ठीक है। ये बातें हो गई क्लियर। अब आगे चलिए, क्या होना चाहिए, क्या करना है हमें, भारत को कहाँ लेके जाना है, ये तो एक बात हो गई। अब ये अपने दिमाग में आपको देखो, इसको कैसे लिखोगे? यदि कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 12 साल या कुछ भी योजनाएं, ये सब बातें लिख दोगे, 150-200 नंबर पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगला जो है, आपसे कभी पूछा जाए कि भारत एक्चुअल में आने वाले समय पे भारत की क्या उपलब्धियां होंगी, क्या उपलब्धियां हासिल करना है, तो बातें आगे आपको समझ में आएंगी।
पहला, जब कभी भी आने वाला भारत कैसे होगा तो उसके लिए एक टर्म्स यूज करोगे आप, विकसित भारत बनाना है 2047 में, है ना। तो पहला टर्म्स डाल दीजिए। एक हमारे पास टारगेट है विकसित भारत @2047। 100 सालों में देश जो है, कितना साल बचा है विकसित भारत के? देखो आप एक चीज समझ लो, आप एक ऐसी पीढ़ी हो, आप एक क्रांतिकारी पीढ़ी हो, यही पीढ़ी कुछ कर सकती है? यही पीढ़ी कुछ कर सकती है। आपने सब कुछ देख लिया, युद्ध आपने देख लिया, कोरोना आपने देख लिया, आपने जो है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देख लिया, आपने क्या नहीं देखा बताओ? ट्रांसफॉर्म, आपने चैट जीपीटी भी देख लिया, आपने आपके टाइम पे खिलौने उसके भी रहे होंगे, ट्रैक्टर वैक्टर बनाए थे घर पे, नहीं बनाए थे? ये वाली पीढ़ी नहीं बना पाएगी अभी जो पैदा हो रही है, हैं? आप बनाए होंगे, मैं भी बनाया हूँ। तो अब नई पीढ़ी नहीं देख पाएगी, मतलब हम हर चीज़ देख रहे हैं। यही जो जनरेशन वाई है, जेड वालों से थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं, जेड वाले भी चीज़ें समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। थोड़ा डर लगता है जेड वालों से बात करने में, क्योंकि ये क्रांति वाली बातें ज़्यादा करते हैं, ये समझना नहीं चाहते। अभी भी यदि कोई एक समझदार पीढ़ी है तो वो वाई है। वाई पीढ़ी ही कुछ बढ़िया कर सकती है या बदलाव कर सकती है। जेड क्या करेगी? जेड रेवोल्यूशनरी पीढ़ी है। जेड डायरेक्ट ये कहती है गलत है तो गलत है, शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक करा, इस्तीफा दो, ये है। वाई क्या कहती है? वाई कहती है कि सुधर जाओ, सुधार कर लो। ये कहते हैं कोई सुधार उधार नहीं। ये वही वाला अंतर आ गया है, वाई और एक्स में गर्मपंथी नरमपंथी वाला मैटर आ गया है। ये लिक लिक नहीं सुनते हैं, ये कहते हैं कोई लिक लिक नहीं चलेगा, सीधा जो गलत है उसे हटाओ। तो ये पीढ़ी जो अभी है, ये 2047 में आप विकसित होता हुआ भारत भी देखोगे। आपको क्या लगता हो जाएगा विकसित भारत? अभी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत अच्छी नहीं है हमारी। डेवलप्ड होने के लिए जितनी बड़ी आबादी लेके हम चल रहे हैं, इस आबादी के लिए बहुत सारे संसाधन देने पड़ेंगे। एक तो पहली बात एजुकेशन, उसकी हालत बहुत ख़राब है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज बोल ही चुके हैं कि सब काकरोच हैं, यानी अनपढ़ है। काकरोच का मतलब उनका ये था कि पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरिट नहीं है इनमें। अभी एजुकेशन सिस्टम की इतनी बुरी हालत है, आपको जो डिग्री चाहिए होगा हर डिग्री मिल जाती है, बैक डेट की भी डिग्री बांटी जा रही है, इतना बुरा हाल है। यानी यहाँ पे भरोसा नहीं किया जा सकता भारत की डिग्रियों का, किसके पास जो भी डिग्री है वो सही है, जेन्युइन है, नहीं है पता नहीं। तो शिक्षा की लगी हुई है, हेल्थ की भी बहुत बुरी हालत है, हेल्थ की भी स्थिति, वहाँ पे लूट चल रही बड़े स्तर पे हेल्थ पे। लोगों का आप देखेंगे लोगों का हेल्थ ही अच्छा नहीं है, मतलब एक फिट इंडिया की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। बात जरूर हुई थी बीच में फिट इंडिया की, लेकिन एक हम कुपोषित राष्ट्र के तौर पे हमारी सोच है। बहुत सारी बीमारियां अभी देश के अंदर पनपी हुई हैं, अभी उन्हें ख़त्म नहीं कर पाए हम। तो 2047 का हमने सोच रखा है कि हम आने वाले समय पे करेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा? पहली बात, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहिए, उस डायरेक्शन पे हमें जाना है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया। यदि आपको कभी आ जाए कि भारत का क्या करना है, तो एक तो विकसित भारत बनाना है, दूसरा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है इंडिया को, तीसरा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है, आगे लिख सकते हो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनते ही हम तीसरे हो जाएंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा हमें। अभी आप देखिए जब से ये युद्ध चल रहा है, निजी निवेश सबसे ज़्यादा बाहर गया है, लोग अपना पैसा निकाल निकाल के भग गए यहाँ से। क्यों भग गए? क्योंकि उनको एक तो रुपये पे भरोसा नहीं था, दूसरा सबसे बड़ी समस्या देखिए, एक चीज़ समझिएगा, जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसको सबसे पहली चीज़ चाहिए स्थिरता। जो भी चीज़ स्थिर नहीं होगी वो वहाँ से हटेगा। कोई भी, हर व्यक्ति को स्थिरता चाहिए, अस्थिर चीज़ों पे भरोसा नहीं होता है। तो एक तो भारत में ना अभी रुपए की बहुत बुरी कंडीशन है, हाँ, लगातार गड़बड़ होता जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा है नहीं। तो भारत को चाहिए निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, ठीक है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके, हम पैसा लगा सके, खर्च कर सके। एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी। एक हमें भारत को बनाना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या करोगे क्या बनाना है भारत को? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या बनाना है? विकसित भारत। क्या बनाना है? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। कैसे बनेगी? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगी, ठीक है। अभी जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्थिति है, पूरे विश्व में 5% हिस्सेदारी, इसको बढ़ा के 10% करना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनानी है भारत को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनानी है। भारत के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। भारत में युवा बहुत है लेकिन रोजगार नहीं है उसके पास, गुणवत्तापूर्ण रोजगार देना है। मनरेगा जैसी स्कीम नहीं चाहिए हमें, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सम्मानजनक रोजगार। अभी भी बड़ा दिक्कत है। भारत को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है।
स्किल डेवलपमेंट, केवल युवाओं को शिक्षित नहीं करना, उन्हें एआई सिखाना है, ड्रोन सिखाना है, रोबोट सिखाना है, मशीन लर्निंग सिखाना है, फ्यूचर रेडी स्किल सिखाने हैं उनको, है ना। एआई, ड्रोन। मैं तो चाहता हूँ यूपीएससी अभी अपना सिलेबस पूरा चेंज करे, यूपीएससी पीसीएस सारे सिलेबस चेंज कर दें और इन सिलेबस पे ले आए ये सारी बातें, ये ऐड कर दें। अभी है वैसे आर्ट साइंस एंड टेक में आपको पढ़ना है, एआई आपको पढ़ना है, मशीन लर्निंग आपको सब पढ़ना है, वैसे उन्होंने सिलेबस में डाल रखा है। फिर यूपीएससी का तो कोई सिलेबस ही नहीं है ना, करेंट अफेयर्स उनका सिलेबस है। क्या मिसलिनियस? हाँ मिसलिनियस नहीं, करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स में सब आता है। हाँ फ्यूचर रेडी, ठीक है, फ्यूचर रेडी जो है इनको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे नेक्स्ट, किसानों की आय में सुधार करना है। किसानों की आय में, अभी पारंपरिक खेती है, हमें किसान को ले जाना है फूड प्रोसेसिंग की तरफ, हमें डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करना है, हमें वैल्यू चेन को मजबूत करना है। अभी क्या है, मानसून पे निर्भरता बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? ग्रामीणों की आय बहुत कम है। इसके बाद रूरल माइग्रेशन को रोकना है, पलायन बहुत है भारत पे। गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे गांव? अच्छा बताओ, कोई किसी के पास कोई रोड मैप है? आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, आप एक काम करो, बैठ के सोचा करो क्या क्या मॉडल हो सकते हैं, देखा करो कैसे, क्योंकि ये कल के दिन आपको काम आएगा। कल के दिन इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछेगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अच्छा गांव में पलायन कैसे रोका जाए, कैसे रोकोगे? रोजगार बढ़ाओगे, ठीक। नौकरी कैसे गांव में विकसित हो जाएगी? वाह, अरे नोएडा गांव नहीं है भाई, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यदि मैं गांव में रहूँगा, मैं गांव में रहूँगा तो मैं इंटरनेट पहले गांव में लेकर आऊँगा, ठीक है, इंटरनेट लेकर आऊँगा, बैंकिंग लेकर आऊँगा, बिजली लेकर आऊँगा, पहले बेसिक फैक्टर तो लेके, रोड लेकर आऊँगा। गांव में पहले आप आधारभूत ढांचा बनाएंगे, हर चीज का आधारभूत ढांचा बनाएंगे। आप ये डायरेक्टली बात मत करिए अस्पताल, अस्पताल क्या क्यों बनेगा, पता चला एम्बुलेंस के लिए ही रास्ता नहीं है, कौन आएगा उस अस्पताल में? पहले बेसिक चीजें हमें गांव की सही करनी पड़ेंगी, फंडामेंटल चीजें, ठीक है। गांव में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होती हैं? फूड प्रोसेसिंग। ऐसी यूनिट्स लगानी पड़ेंगी कि भैया गेहूं निकला वहीं तुरंत आटा की फैक्ट्री पड़ जाए, ठीक है, समझिए बात को। गांव में यदि कोई पहाड़ी पर्वत कुछ भी है, वहीं सीमेंट की फैक्ट्री लग जाए, वहां से वो क्रश हो और वहीं पे सीमेंट बने, सबको रोजगार मिले। दूध का बन जाए, कोई एक ऐसे क्लस्टर्स बना दिए जाए जहां पर दूध डायरेक्टली वहीं पर गांव का पूरा दूध एक जगह इकट्ठा हो, वहां पे रोजगार। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बेसिक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, देखो कोई भी फैक्ट्री कोई भी कंपनी वहां लगती है जहां पे मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। मोबिलाइजेशन का मतलब बहुत तेजी, हाँ उसके हिसाब से हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करना पड़ेगा, लेकिन वो तब लगा पाएंगे जब बेसिक इंफ्रा सही होगा। बिजली होगी, बिना बिजली के कोई भी यूनिट नहीं चलने वाली, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन में, और स्पीड वाला ट्रांसपोर्टेशन, जितनी गति हो सके उतनी गति, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुरंत खराब होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूरल माइग्रेशन को रोक सकते हो। फिर लोग क्यों जाएंगे कहीं और? फिर आता है नंबर स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल्स का, फिर आता है नंबर। यूपी की तो बात मत करिए, अभी 27 में चुनाव है, अभी समय, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, यूपी की तरह करना चाहिए हमें। नहीं लागू भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है ना कि लोग लाभ ले नहीं पा रहे हैं योजनाओं का, पता ही नहीं है। जैसे अब आपको तो थोड़ा बहुत पता है, आपको क्यों पता है? आप लोग तैयारी कर रहे हो, है पढ़ा भी रहे हैं, मजबूरी भी है आपकी पढ़ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या और क्या करना है हमें? अगले और फ्यूचर में क्या करना है? हमें पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाना है। बड़े शहरों में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है हमें,
ठीक है, स्मार्ट सिटी पे बात करना है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है हमारे यहाँ पे। मैंने एक आपको टर्म्स बताया था, स्पन सिटी, स्पन सिटी बनानी है हमें, ताकि बाढ़ आपदा इन सब चीज़ों से शहर बच सके। स्पंज सिटी बनना चाहिए, जैसे पहली स्पन सिटी प्रयागराज को बनाना चाहिए, यहाँ बाढ़ आती है। अब इसके लिए आपको पूरा सेशन देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लुप्त प्राय नदियाँ, वो भी सही करें, है ना, धरती के नीचे से सरस्वती नदी को प्रकट कर दें। अभी प्रकट हुई ना सरस्वती नदी। वो बात नहीं है, हाँ, उसमें 70 छोटी छोटी नदियां जो मानसूनी नदियां हैं उनको उनका ड्रेजिंग तटबंध और ये सब करने की करना चाहिए, करना चाहिए, आई तो हैं। इसमें कई चीजें हैं, जल का भी संरक्षण प्लस ये मास्टर प्लान बड़ा सा आया है, उस मास्टर प्लान को ज़मीन पे लागू करना है। हुई है उसके तर्ज पे 70 और हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तब है। सुआव नदी के बारे में बात हुई है अभी, सुआव नदी का भी बोला है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको कचरा से हटा के इसको सही करो, स्टोर करो। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के आसपास की एक नदी, हाँ हाँ अच्छा, समी समी नदी को, जिसकी चर्चा में उसके तर्ज पे अब सारी नदियों को सही कर दें। 70 डिस्ट्रिक्ट की ऐसी बात हुई। ठीक है, यूपी, नहीं नहीं बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा होगा भी, इसीलिए तो देखो 12 साल की उपलब्धियां ही तो देख रहे हैं हम। अगला नेक्स्ट लिखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हो गया स्मार्ट शहर, प्रदूषण मुक्त शहर, इनकी बात भी लिखिए, जितनी भी नदियां हैं स्वच्छ रहें, नमामि गंगे जैसी योजना है जो स्वच्छ नदियां, स्वच्छ जल। अब एक चीज़ जो और है जो होनी चाहिए वो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है भारत को, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। 500 गीगावाट कब का टारगेट है हमारा? 500 गीगावाट का 2030 तक का टारगेट है। सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सारी एनर्जी आती हैं इसमें। अच्छा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी होने चाहिए कंट्री में। क्या होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे? जैसे न्यायिक सुधार भी होने चाहिए, लंबित पड़े हैं मुकदमे, जुडिशियल बैकलॉग खत्म होना चाहिए। इस तरीके का पूरा एक ढांचा बनाना चाहिए जिस ढांचे से जल्दी, जिसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सरल किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण होना चाहिए ताकि वो गति से हो सके, त्वरित गति से। दूसरा, राजनीति में परिवारवाद, जातिवाद खत्म होना चाहिए। अब अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, 1 लाख युवाओं को राजनीति के साथ जोड़ने की बात की थी, वो युवा जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि देखो सारा कुछ शीर्ष से ही हो रहा है। तो देश में राजनीति में नया खून आना चाहिए, न्यू ब्लड आना चाहिए, वो नहीं कि बस जिनकी राजनीति चल रही है वो भी, क्योंकि शीर्ष लेवल पे हमें इसको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होने चाहिए? कुछ गहरे प्रशासनिक सुधार करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने हैं, जैसे टैक्स प्रणाली को और आसान करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, ब्यूरोक्रेसी को नागरिक अनुकूल बनाना है। ब्यूरोक्रेसी समझते हैं? नौकरशाही, नौकरशाही को, और ठीक है। तो ये कुछ प्रशासनिक सुधार होने चाहिए। तो ये तो कुछ सुधार हो गए आपके, इसमें कोई दिक्कत, किसी को समस्या? अब बात करते हैं आज क्या प्रॉब्लम्स हैं, देश में क्या दिक्कतें हैं। ये तो इतने काम, काफ़ी काम, कितनी लिस्ट बना दी मैंने, कितनी चीज़ लिखवा दी, ये काम होने चाहिए, और भी लिख लेना, इस लिस्ट को और बड़ा करना आप। ये आपके इंटरव्यू वाले दिन काम आएगी। इंटरव्यू वाले दिन मेंस में लिखना है, मेंस में जब कभी निष्कर्ष लिखना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, निष्कर्ष के टॉपिक हैं सारे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में ये लिखना है, और क्या हुआ वो पहले लिख लिया। अब लिखिए कि वर्तमान में क्या देश में प्रॉब्लम है, देश की वर्तमान प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, क्या लगता है आपको? बताइए, वर्तमान में हमारे देश की क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत भ्रष्टाचार आपको लग रही है? देश के संसाधनों में हाँ, केवल 3% ही सर रिपोर्ट में आया था कि लोगों के पास पहुंच है, मतलब संसाधन पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से पहली प्रॉब्लम लिखिए, पहली प्रॉब्लम है बेरोजगारी। शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है। यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो काफ़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि जिस उम्र में आपको अवसर मिल जाना चाहिए वो उम्र ही आपकी खाली पड़ी है।
ठीक है, पहली प्रॉब्लम कभी भी आइडेंटिफाई करनी है, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, कोई भी देश तब तक ज़्यादा जहाँ पे बेरोज़गारों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो पहला काम हमें बेरोज़गारी दूर करनी है। डिग्री होने के बावजूद भी, जो डिग्री होती है, अच्छा डिग्री के अनुसार रोज़गार मिले तो और अच्छी बात है। तो सर सबसे पहले तो शिक्षा लेंगे ना सर, शिक्षा में सुधार। शिक्षा है, शिक्षित बेरोजगारी बोल रहा हूँ मैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको रोजगार नहीं, मुद्दा यहाँ पे है। या जो उसे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, रोजगार की कमी बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है कि मैं अनपढ़ों की बात कर रहा हूँ? जो पढ़ा लिखा नहीं उसको स्किल करिए, उसको स्किल करिए, रोजगार। जो पढ़ा लिखा है बीटेक कर लिया, ठीक है, स्किल्ड रोजगार ही है। बीटेक के बाद क्या कर रहा है? यूपीएससी की तैयारी, वो दिक्कत है। होमगार्ड के फॉर्म भी डाले जाए, होमगार्ड वाले में इस बार तो सोचे पीएचडी होल्डर भी डाले, ऐसे फॉर्म भी भरेगा जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। बताओ, जो रिसर्चर है, जो जाके किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा सकता है, वो होमगार्ड बनना चाहता है कि मैं ड्यूटी दूंगा बाहर। कितनी सैलरी के लिए? कितनी थी सैलरी होमगार्ड की? 30-35 हज़ार, 40 हज़ार। बताइए कितना मतलब अशोभनीय। आप कभी अपना ब्रेन लेवल, बहुत सारे लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के बाद बच्चा या तो यूपीएससी करता है तो कुछ नहीं करता है। पता है क्यों? आपका ब्रेन अभी डेवलप होना चालू होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन बहुत हायर लेवल पे चला जाएगा। पढ़ते रहोगे, देश दुनिया समझोगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पढ़ डालोगे। और फिर इसके बाद आपसे कोई कहे कि आप कोई नीचे लेवल पे काम करो, आपको कभी वो भाएगा ही नहीं, मजबूरी में करोगे आप, क्योंकि ब्रेन आपका कर दिया गया अप लेवल पे। अब आपको, अब आपके साथ क्या है, अब आप एक अवेयर नागरिक बन चुके। हर नागरिक ऐसा होना चाहिए। फिर आप डरोगे नहीं, आपको किसी से बात करना भी होगा, आप बात भी कर लोगे, चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना खड़ा हो। उस लेवल पे आपका दिमाग चला जाता है। अब आपको जब रोजगार की बात आती है, आपके घर वाले कहेंगे परचून की दुकान खोले, आप नहीं खोल पाओगे। अरे यार इतिहास बेकार चला गया मेरा पूरा है। मैं अब परचून की दुकान वहाँ पे क्या बेचूंगा? कोई आएगा 1 रुपए के 4 कंपट थोड़ा ना दे पाऊंगा। हाँ, सब्जी बेचें। फिर वो आपसे ये भी होता है, कंपेयर करते हैं, देख फलाने का लड़का ये कर लिया। फिर आपको कंपेयर अच्छा नहीं लगेगा कुछ दिन बाद। कोई भी जॉब पाएगा ना, वो जॉब आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एडमिनिस्ट्रेशन घुस चुका है, आपके दिमाग में अधिकार, वो राइट, वो चीज़ें उस तरीके से आ चुका। अब आपके दिमाग में जिले के सपने चल रहे हैं कि जिला सुधारूंगा। अब यहाँ मिल कुछ नहीं रहा है। कुछ दिन बाद हार थक के आप फॉर्म भरोगे यूपी पेट का, मजबूरी में भरता है बच्चा। नहीं तो सिविल सर्विसेज का बच्चा, जो कोर सिविल सर्विसेज का बच्चा है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके ब्लड में यूपीएससी है, वो नहीं भरता। वो स्वाभिमान और गौरव नहीं खोना चाहता। मजबूरी, रोजगार, यही तो मैंने इसीलिए पहला टर्म्स मैंने यही तो बताया, शिक्षित बेरोजगारी। क्या होना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? जो लोग इंटरव्यू, अभी यूपीएससी ने किया, पीसीएस ने भी किया, कि उनकी लिस्ट जारी होती है, मेंस क्वालिफाइड जो होते हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है कि इनको कोई बड़ी संस्थाएं हायर कर लें, पीएसयू वगैरह ले लें, क्योंकि ब्रेन इतना हायर लेवल का ब्रेन। मैं नहीं कह रहा हूँ सब्जी बेचने का काम छोटा काम है, लेकिन उसके लिए उचित काम नहीं है। काम उचित होना चाहिए, छोटा बड़ा काम नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात को? कि एक वैज्ञानिक है इसरो का, और उससे कह रहे हो कि तुम भैंस का दूध निकालो। जो आदमी मिसाइल बना सकता है, जो आदमी सैटेलाइट बना सकता है, वो भैंस का दूध वाला काम नहीं कर सकता। और जो भैंस का दूध निकाल रहा है वो भी काम बड़ा है, अच्छी खासी इनकम होती है। जिनके घर में 10 गाय भैंसा हैं, आप उनसे पूछो, वो एक दिन का 40-50 हज़ार रुपये भी निकाल सकते हैं। कभी उनकी आप सैलरी वैलरी पूछो, लेकिन है, हाँ बहुत धनी होते हैं। जिनके घर में 10 भैंसें होंगी, वो आप सोचो एक दिन में 20-30 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गया, गिरी हालत में। क्योंकि हाँ बिल्कुल, और बहुत कुछ होता है। देखो, गाय दूध देती है या भैंस दूध देती है, दूध देने के अलावा उसके साथ आप उससे घी भी निकालते हो। घी निकालने के बाद उससे मिठाई भी बनती है। मिठाई तो दूध से बनती है ना, मावा बनता है उससे, और भी उसके पनीर बनता है उससे। किस चीज़? हाँ, थोड़ा उसके साथ और जोड़ दे दें तो और बेहतर हो जाएगा, डेयरी वेरी लगा लें तो काम छोटा नहीं है। लेकिन अब वो इसरो का वैज्ञानिक नहीं कर सकता, एक यूपीएससी का बच्चा नहीं कर सकता। यूपीएससी के बच्चे को गवर्नमेंट को ऐसा देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अब इंडिया में, जैसे राजस्थान में क्या है, आरएएस का जो एग्ज़ाम आता है वहाँ पे एक साथ वैकेंसी आती है।
अधीनस्थ सेवा और आरएएस की वैकेंसी एक साथ आती है। अभी फॉर्म आया हुआ है, डालना हो डाल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जिनके नंबर अच्छे हुए उनको तो राज्य सेवा मिल जाती है, और जिनके नंबर कम हुए उनको अधीनस्थ सेवाएं मिल जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अधीनस्थ सेवा और राज्य सेवा अलग अलग है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, तैयारी करके आपके नंबर कम हो गए, आप बाहर हो जाओगे पीसीएस में, फिर आप पेट के लिए अलग से क्वालिफाई करो, फिर अलग से अधीनस्थ सेवाएं दो। कई सारे स्टेटों ने क्या किया है, राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा को मर्ज कर दिया है। वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत आती है ना, कि बच्चा कहीं ना कहीं जाके अपने आप को रोक ले कि यार मैं यहाँ पे जाके यहीं पे रोक लूँगा। इसलिए मैं आप लोगों को जो यूपी पीसीएस की केवल तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पेट वह जरूर क्वालिफाई करके रख लेना। अधीनस्थ सेवाएं, जैसे अभी ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आगे भी भविष्य में आएंगी, तो कहीं नहीं तो कहीं जाके रुक जाओगे। प्लान भी जरूर लेके चलना है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना। और कांस्टेबल जिंदाबाद है, ठीक है। चलो अगला, और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बातें लिख दी। शिक्षा और बेरोजगारी, और क्या दिक्कत है हमारे देश में। हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र मतलब बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, जैसे जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर क्लास है, जो गिग वर्कर हैं। गिग इकोनॉमी समझते हैं, समझो। गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें अभी काम करिए तुरंत पैसा मिलेगा। जैसे डिलीवरी बॉय, स्विगी, जोमेटो, ओला, ऊबर, ये लोग काम करते हैं, जैसे ही काम करेंगे तुरंत पैसा मिलेगा। दिहाड़ी का काम होता है, दिहाड़ी नहीं, आप 2 घंटे भी काम करना चाहो 2 घंटे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी एक बच्चा था, स्विगी का था, वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, संस्था से ही आपके जुड़ा हुआ है। मैं उससे पूछा तो वो कहता सर जी कुछ नहीं होता, जैसे मुझे लगा 500 रुपये चाहिए, तुरंत मैंने ऑन किया एप्लीकेशन, जाता हूँ 500 काम करके फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। ठीक है, बढ़िया, ये भी तरीका हो सकता है। तो गिग इकोनॉमी भी आपका, जो फ्रीलांसर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं, सब गिग इकोनॉमी में आते हैं। ये असंगठित क्षेत्र है, ये दिन प्रतिदिन के काम पे निर्भर है। काम मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई निश्चित वेतन नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अभी आपने देखा एक बड़ा प्रोटेस्ट भी नोएडा में हुआ था, मानेसर, नोएडा, इन सब जगह पे कोई पेंशन नहीं है इनकी, कोई मेडिकल नहीं है, कोई बीमा नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी वर्कर्स को इनका एक मेडिकल, बीमा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो असंगठित क्षेत्र पे काम करना, दूसरा काम आर्टिकल 42, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, और क्या दिक्कत है। मैं तो पहले मोटी मोटी बातें समझते हैं। महिलाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही, क्या बोला, हाउस मेकर जो हैं उनकी जो सैलरी आकी जाएगी कि 30,000 रुपये महीने के हिसाब से। कोई देगा नहीं आप लोगों को ये मत सोचिए। लेकिन कल के दिन कोई घटना घट गई तो जब आपको कंपनसेशन वाली बात आएगी तो 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी वैल्यू निकाली जाएगी। यदि किसी जॉब में आप काम भी कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं तो दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, यानी प्लस 30,000 कर दिया जाएगा, जो भी आपकी। एक बहुत बड़ी, मतलब एक पहली बार जो है इतने बड़े लेवल का मामला निकल के आया सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था। लेकिन अभी भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है हर जगह पे। तो महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये काम भारत में अभी वर्तमान में नहीं है, फ्यूचर में भी होना चाहिए, एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए देश में बताओ। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन तो है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और अच्छा स्वास्थ्य, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले। स्वास्थ्य हमेशा फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य में पैसा नहीं लगना चाहिए लोगों का। अभी क्या हो गया, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल तो हैं लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य है ही नहीं। वहाँ पर स्वास्थ्य बस ये है कि काम चल रहा है, डॉक्टर अच्छे हैं, हाँ लंबी डेट मिलती है, डेटों के अलावा वहाँ पे लंबी लंबी लाइन। जैसे एम्स जैसे अस्पताल में आपको सस्ता तो है, बहुत महंगा नहीं है एम्स, थोड़ा बहुत खर्चा आता है एम्स में भी, चाहे आप जितना बड़ा से बड़ा इलाज करें सस्ते में हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ पे संख्या दबाव इतना ज़्यादा है कि वो फिर हेल्थ आपको मिल नहीं पाएगी, आप प्राइवेट सेक्टर तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, आप ये भी एक देखिए, बहुत बहुत चिंता के विषय, ये कई सारी चिंताएं हैं। अगला लिखिए, अगला पॉइंट गए, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लिख ली, और क्या क्या लिख लिया, अच्छा फ्री स्वास्थ्य लिखिए, निःशुल्क स्वास्थ्य होना चाहिए देश के अंदर। ये बात हमारे संविधान ने भी कही है कि राज्य की जिम्मेदारी है
कि निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराए देश के नागरिकों को। एक जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो लगती है जल संकट। पानी की सभी जगहों पे सही पहुंच सुनिश्चित नहीं है अभी भी। ग्राउंड वाटर जो है बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। अभी आप अच्छा प्रयागराज में रहते हो, पानी क्या खरीद के पीते हो कि ऐसे पीते हो? ये इस पानी की बात कर रहा हूं मैं, खरीद के पानी क्यों? यदि साफ सुथरा, गांव में पानी कैसे पीते हो? अब आरओ लग गया होगा घर पे, नल से पी लेते हो। वहाँ नल से जल है, यहाँ नल से जल नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा पानी तब मिलता है, तो वो भी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ पे नल लगे ही नहीं है कहीं पर भी। हाँ, तो गांव में भी सर वो जो हर घर नल से जल वाला योजना है, काफी गांव में पहुंच गया तो अपने टंकी में लगा करके और वो किया। अब वो बोर नहीं करा सकते, नल नहीं लगवा सकते। अब टंकी से सबको मिलता है। बोर कोई कराएगा? यदि समरसेबल क्यों नहीं करा सकते? रोक लग गया है समरसेबल पे ही रोक। जहाँ पे वो योजना लागू हो रही है। अच्छा, अब समरसेबल नहीं करा सकते। जैसे शहरों में टंकी एक बन गया है, उस टाइप में। हाँ, ये देखिए मतलब आप व्यक्तिगत अपना खुद का ट्यूबवेल नहीं बना सकते। ठीक है, तो एक ग्राउंड वाटर बड़ा इशू है देश में। बहुत सारे लोग, लगभग 60 करोड़ लोग गंभीर पानी की समस्याओं से पूरे देश में अभी भी गुजर रहे हैं। ठीक है, और क्या आपको प्रॉब्लम लगती है देश के अंदर अभी वर्तमान में? आप लोग भी बताओ भाई, बता नहीं रहे हो आप लोग। आपको ये नहीं लग रहा कि आर्थिक असमानता का गैप बहुत ज़्यादा है देश में? कुछ लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गमीर गरीब होते जा रहे हैं। ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो एक बड़ी समस्या ये भी है। और बताइए, सोचिए। और सोचिए सोचिए, सोचते सोचते भी बहुत सारी प्रॉब्लम दिखेंगी। आप लोग तो बताइए। हाँ, ये भी लिख लो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी कचरा, शहरी प्रदूषण और कचरा ठीक है, कितने प्रॉब्लम्स हो गई? इसमें पलायन भी लिख सकते हैं। पलायन भी लिख सकते हो। सब बेरोजगारी पहला ही टर्म्स यूज किया हमने, उसी के अंदर आ जाएगा बेरोजगारी के अंतर्गत। वो सब कचरा प्रबंधन में आ जाएगा आपका। देखो, मशीनरी जो है ना, मशीनरी में जो लोग हैं वो आप जैसे लोग ही हैं, काम करने वाले लोग। सारा का सारा उन्हीं से बनता है मामला। और अधिक शहरीकरण बढ़ना चाहिए। शहरीकरण ज़्यादा होना चाहिए, गांव ख़त्म हो जाने चाहिए। स्मार्ट गांव कर दो। स्मार्ट गांव पर बढ़ना चाहिए। गाँव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ, आप इसको लिखो एक शब्द यहाँ पे, स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसके लिए एक आपकी योजना भी चली थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन करके चलाया गया था। स्मार्ट विलेज, हाँ वही है, उसी के साथ लालू यादव ने ये टर्म्स दिया था सबसे पहली बार। स्मार्ट सिटी क्या है? वो बोल रहे थे स्मार्ट गांव चाहिए हमें। वो गांव वाले आदमी है, ठेठ आदमी। लालू यादव को सुनिए, एक समय डंका बोलता था उनका, जब वो संसद में बोलते थे चुप करा देते थे बड़े बड़े व्यक्ति को। अद्भुत थे लीडर वो है। ममता जी की तो अभी बहुत बुरी हालत है। ममता जी इस समय बहुत तकलीफ में चल रही हैं। हाँ, वो अलग ही था, संसद का माहौल ही अलग रहता था, लालू रहते थे तो। ठीक है, तो अभी बर्थडे वड्डे मनाए हैं अपना, है ना? अभी बर्थडे था ना लालू जी का। ठीक है, हो गया। बस इतनी बातें लिखते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी हमारे अभी रहेंगे काफ़ी लंबे समय काल तक। ईश्वर करे सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, व्लादिमीर पुतिन का भी तोड़ दें। पुतिन का कितना है? 26 साल, है ना? ठीक है। अच्छा, भारत में क्या खास है? क्यों इतना बड़ा, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के इतना खास क्यों है? क्यों? एक तो ये आपकी स्केल ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, विशाल मतदाता आधार है ना? बहुत सारे देश है, रसिया की बहुत ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे, तुर्की में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, हंगरी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। भारत में 140 करोड़ की आबादी में इतने बड़े लीडरशिप में इतने लंबे समय तक बने रहना, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, इतनी सांस्कृतिक विविधता। हाँ, क्या कहना चाहिए? हाँ
ठीक है, वो अलग बात है, सेंटीमेंट पकड़ा कैसा पकड़ा वो सब पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। हाँ, इसके अलावा मोदी जी की एक खास बात और है। पहली बात तो ये है कि इनके पास एक स्केल ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। दूसरी बात है 25 साल का अटूट प्रशासनिक अनुभव है। सबको केवल ये प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, 2001 से मुख्यमंत्री पद पर रहे 2014 तक लगातार बैक टू बैक। ठीक है, यदि टोटल प्रशासनिक डे काउंट किया जाए तो 8,930 दिन आपके रहे ये टोटल, यानी 30 साल तक ओवरऑल पूरी सरकारी नौकरी जितना एक होता है। 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री के पद पे रहे, लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया। ये बहुत लंबा समय काल है, तो इस कारण से मोदी जी खास हो जाते हैं। ठीक है, चलिए।